हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एक बारी सब लोग पहले क्लियर कर दो, सबको ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं। थम्स अप कर दीजिए अगर ऑडियो विजुअल क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आज लेकर आई हूँ और इसी वजह से थोड़ा डिले हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ही थोड़ा डिले हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कुछ क्वेश्चंस छोड़ने चाहिए। तो मैं जितना ज्यादा बटोर सकी उतने ज्यादा मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर कमिंग एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। मिक्स क्वेश्चन होंगे आज के। आंसर करना है आपको। क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करिए भाई। यहाँ पे टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। इन स्टैटिस्टिक एज ऑफ अ पर्सन इन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। नमस्ते रेखा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आज के ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के 99% चांसेस है। हेलो योगेश, मनीषा, दीपशिका, यशिका, बिल्कुल ठीक है एंजल बेटा। सोनम, साविया, क्वेश्चन नंबर 1 जुल्फिकर ने आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी। यहां से इस बार 2023 का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कंटिन्यूअस वेरिएबल। सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है सतत चर। सतत चर वो चर होते हैं जिनके लिए किन्हीं भी दो मानों के बीच प्रत्येक मान को धारण करना सैद्धांतिक रूप से संभव होता है। अगर आपसे पूछा जाए भार किसके अंतर्गत आएगा, सतत चर। लंबाई कंटिन्यू चलती है, व्यक्ति की आयु सतत कंटिन्यू चलने वाली है। असत चर को खंडित चर कहते हैं। ये वो चर होते हैं जिन्हीं दो मानों के बीच प्रत्येक मान को धारण करना सैद्धांतिक रूप से संभव नहीं है। जैसे अगर हमें ढाई कैलकुलेट करना हो कि परिवार में ढाई बच्चे हैं, तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वो किस में आ जाएंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल में। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 फास्ट आंसर करना है और आज का पेपर डिफिकल्ट होने वाला है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सॉल्व करते जाइए। यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन क्या होगा। स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है रिसर्च में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है यहीं से ही आ जाए कोई क्वेश्चन आपका। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है यदि प्रसरण है 4 तो मानक विचलन होगा 2। अगर इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाए कि मानक विचलन निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अंडर रूट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4 है तो 4 का हमने अंडर रूट निकाला तो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर सही आंसर है 2। इसी तरीके से क्वेश्चन अगर आते हैं आपके, तो आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। Which of the following is used to improve the teaching behavior? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्लास बंद नहीं हुई है, थोड़ा हैंग हो गया होगा क्योंकि बाकी लोगों का आंसर आ रहा है, यानी कि कुछ टेक्निकल एरर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से देखिए। कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। हेमलता ने कहा है ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म शिक्षण।
सूक्ष्म शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षण क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रेक्षण होता है। शिक्षक में सुधार लाने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगर हमें शिक्षण में करना है यानी टीचिंग में करना है तो हम वहां पे क्या करेंगे, माइक्रो टीचिंग का यूज करेंगे। एक बारी रिफ्रेश कर लो ऑल ऑफ यू, जल्दी से रिफ्रेश कर लीजिए क्योंकि टेक्निकल एरर है कुछ यूट्यूब में, क्योंकि हमारे एंड पे नेट सही चल रहा है। अभी मैं नहीं बढ़ रही हूं आगे, एक बारी सब लोग रिफ्रेश कर लो, दोबारा से एक बारी देख लो, देन फिर यहां पर आ जाइए जल्दी से। दोबारा से रिफ्रेश करके स्टार्ट करिए एक बार। जय श्री कृष्णा आशु, दिख रहा है प्रॉपर क्लास? क्वेश्चन नंबर 3, क्लास दूसरी चल रही है, बार बार कर लिया। राम राम जगसीर, यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे एंड पे इशू नहीं है, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। संगीता आंसर करिए, टाइम स्टार्ट हो गया है, रिफ्रेश कर लीजिए। अभी क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव जो टेस्टिंग होती है उसकी विशेषता क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने 360 पे क्लियर है। राधे राधे मौसम, आंसर करो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। 4 का आंसर देवजनी ने दिया है डी, सही आंसर है डी, बिल्कुल सही है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऐसे परीक्षण होते हैं जिसमें प्रश्नों की संख्या अधिक और उत्तर छोटे होते हैं, जैसे आपका यूजीसी नेट हो गया या सीटेट एग्जाम हो गया। शिक्षक को मूल्यांकन करने में सुविधा होती है। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट की सबसे अच्छी विशेषता है कि अंकों की विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता, यानी ऑप्शन नंबर डी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बोथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इनमें से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। जय श्री राम दीपिका, जल्दी से आंसर करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। राधे राधे हेमंत, सीमा, पवन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, आंसर करना शुरू करिए। इनमें से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, और यहां से क्वेश्चन आज अभी दोपहर की पीवाईक्यू क्लास में भी आपने देखा हुआ है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विस्तार। किसी वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, प्रतिदर्श यानी सैंपल या समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरीके से मापी जाती है, मीड, मीडियन एंड मोड, जबकि रेंज उसके अंतर्गत नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 6, रेंज नहीं आएगी, रेंज इसमें नहीं आती, विस्तार इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, पहला ईमेल किसने भेजा था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन ने। पहला ईमेल इंजीनियर रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन ने 1971 में भेजा था। और अगर www कहा जाए तो www का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जिनके क्वेश्चन के आंसर गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं,
और सही हो रहे हैं तो सोचिए किस वजह से सही हो रहे हैं। प्रिया, श्रुति, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर करिए, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। जंक ईमेल इसमें से किसको कहा जाता है? व्हाट इज स्पैम, स्पूल, स्पूफ, आउटबॉक्स? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। कुलदीप ने कहा है क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, जंक ईमेल। ठीक है, जंक ईमेल जिसे हम स्पैम के रूप में भी जानते हैं, और ये अनचाहे बल्क संदेश होते हैं, ढेर सारे, जब कोई आपको मार्केटिंग के उद्देश्य से भेजे जाए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, क्वेश्चन को रीड करिए, आंसर करिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया इसमें से क्या कहलाती है? ध्यान रखिए, आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ, 40 से 50 क्वेश्चन होंगे पेपर 1 के, और वो क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है, इसलिए जल्दी से टाइम में आंसर करिए। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिंग। फ्लॉपी डिस्क वृत्ताकार डिस्क होती है जिसके दोनों ओर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। फ्लॉपी पर डेटा कुछ सकेंद्र या वृत्ताकार पथों पर स्टोर किया जाता है जिन्हें की ट्रैक कहते हैं। ट्रैक किसे कहते हैं ये भी देख लीजिए। हर ट्रैक कई भागों में बटा होता है जिन्हें हम सेक्टर कहते हैं। जब कोई डिस्क निम्न स्तर के प्रारूप से गुजरती है तो इसे ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। ये न्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए यूनिट वाइज हैं, बट मिक्स क्वेश्चन है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 1, रेनॉल्ड बी जॉनसन। किस कंपनी के द्वारा किया गया था? जल्दी से इस कंपनी का नाम बता दीजिए, कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया था? कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया था, किस कंपनी के द्वारा किया गया था? रेनॉल्ड बी जॉनसन, जो कि आईबीएम कंपनी के इंजीनियर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को खुद देखिए, और अगर अच्छे लगे क्वेश्चन तो जल्दी से लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। गूगल स्कॉलर क्या है? सीमा, गूगल स्कॉलर जल्दी से आंसर करिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेब सर्च इंजन। यहां से इस बार 2023 में क्वेश्चन आया था, इस बार 2023 में गूगल स्कॉलर से क्वेश्चन आया था। अब इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस बार ऐसा आया है फिर आपका स्टेटमेंट में भी एक क्वेश्चन आ जाए। तो गूगल स्कॉलर एक फ्री सुलभ वेब खोज इंजन है, फ्री है ये, जो विभिन्न प्रकाशन यानी पब्लिकेशन और विषय में विद्वतापूर्ण साहित्य यानी कि जो आप लिटरेचर पढ़ते हो उसको अनुक्रमित करता है। गूगल द्वारा ये कब लॉन्च किया गया था? 2004। यानी कौन से रिसर्च आर्टिकल लिखे गए हैं आप उनके बारे में जान सकते हो। यह एक एकेडमिक सर्च इंजन भी है, क्योंकि यह एकेडमिक पत्रिकाओं और आलेखों को खोजता है।
क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 11, किसने कहा एनवायरमेंट इज एवरीथिंग एक्सेप्ट मी? बिल्कुल सीमा, ये पीडीएफ मिलने वाली है आप सभी को, तो जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए। सही आंसर है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कहा है कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है, और यह कथन आइंस्टाइन का है। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12, आंसर करिए। ये आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आज सारा पूरा पेपर 1 का सिलेबस है, एक डीआई नहीं है इसमें, एक आरसी नहीं है, डीआई आरसी को छोड़ के सब कुछ है। चिपको मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय, कब स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन? करंट अफेयर भी है, रिसर्च, टीचिंग, है ना, आईसीटी, सारी चीजें। चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? डिटेल पढ़ते जाइएगा। सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था, यानी उन्होंने कहा कि भाई हमें हिंसा नहीं करनी है। वो क्या करते थे, पेड़ों से चिपट जाते थे, गले मिल जाते थे और कहते थे नहीं, पेड़ नहीं काटने देंगे। और ये कहाँ शुरू हुआ था? 1973 उत्तराखंड के चमोली में। ये आंदोलन वृक्षों की कटाई के विरुद्ध था। वृक्षों के आलिंगन के कारण इसका नाम चिपको पड़ा था, वृक्षों को चिपक जाओ। इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा की गई थी। मेधा पाटकर किसके लिए फेमस है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। सेम ऐसे ही आपको आंदोलन दिए जा सकते हैं मैचिंग में, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है? रेखा रिफ्रेश करते रहो बेटा, हो सकता है यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से ऐसा बार बार आ रहा है प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे एंड पे वाईफाई बहुत अच्छे से चल रहा है, एक्सीलेंट कनेक्शन दिखा रहा है। ध्यान से देखिए, विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके उपयोग पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 13, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, जीवाश्म ईंधन जलाने। वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर आधारित है। भारत में विद्युत के उत्पादन में जीवाश्म ईंधनों की 59.8%, नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी की 38.5 और आणविक यानी न्यूक्लियर रिएक्टर की 1.7% की हिस्सेदारी है। नवीकरणीय संसाधनों में सौर ऊर्जा की जो हिस्सेदारी है वो केवल 12.5% है। वहीं पवन ऊर्जा है 10.2%। ये जो लेटेस्ट डेटा है अपने पास प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। सोलर एनर्जी की जो हिस्सेदारी है वो मैंने आपको बताई 12.5% ही है अभी। कोई बात नहीं दीक्षांत, कोई बात नहीं है, अभी एग्जाम आ रहे हैं, अभी कुछ भी आप लोग नेगेटिव मत सोचिए, सिर्फ आप लोग पॉजिटिव माइंड लेकर चलिए, सब अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर, अरे यार, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर तो मैंने इसी में दे दिया। 14 का सही आंसर है पुर्तगाल। अगर कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है, तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही डी। चलिए कोई बात नहीं, 15 का आंसर करिए। यहां से क्वेश्चन आता है आपका, और मैं टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। अभी जो हमने पीवाईक्यू देखा था उसमें पूछा था कि ओजोन परत कौन से मंडल में होती है, कौन से एटमॉस्फेयर की लेयर में होती है। अब यहां पर है कि वायुमंडल की मध्य मंडल परत, मेसोस्फेयर, धरती स्तर से किस ऊंचाई से किस ऊंचाई तक फैली हुई है। अभी तो यहाँ पे यशिका, आगे तो आपको और चीजें चेंजेस मिलेंगी। अभी तो जब आप एग्जाम देके लौटोगे तब आप कहोगे अरे मैम ये कहाँ से आया पेपर।
अभी तो यहाँ पर हम सिलेबस पे ही अभी डिपेंडेंट है, उसी से रिलेट करते हुए आपको नए टॉपिक पढ़ा रहे हैं। सही आंसर है 50 से 85 किलोमीटर। वायुमंडल की मध्य मंडल यानी मेसोफियर जो लेयर है, ठीक ऊपर यानी 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक विस्तृत है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल परत का विस्तार पाया जाता है। 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल परत जो है वो पाई जाती है। आयन मंडल कहाँ है, समताप मंडल कितने किलोमीटर दूर है, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर तापमान -90 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। छोटी आपने क्या करना है, अगर अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो कुछ मत करें, सिर्फ पीवाईक्यू उठा लीजिए। लेटेस्ट लेटेस्ट का मतलब है 2023 2022, जितने ज्यादा सॉल्व कर सके पीवाईक्यू सॉल्व करिए, जितना ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा करिए। थ्योरी पे जाओगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, एमसीक्यू पीवाईक्यू पे सिर्फ फोकस करिए क्योंकि एग्जाम आ गया है। 16 का सही आंसर है गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी में। समुद्री राष्ट्रीय पार्क घोषित होने वाला भारत का पहला क्षेत्र है ये। क्वेश्चन नंबर 17। प्रसिद्ध सीतन वासल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, फ्रॉम एनवायरमेंट यूनिट। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। सीतनवासल गुफा भारत के तमिलनाडु राज्य के पुद्दुकोट्टई जिले के सीतनवासल गांव में स्थित दूसरी शताब्दी का जैन परिसर है। ये रॉक कट गुफाएं जैन मंदिरों में चित्रकारों के चित्रकारी के लिए जानी जाती है। जैसे आप जानते हो बौद्ध धर्म से इस समय ये लोग कम्युनिकेशन आ रहे हैं, वैसे ही ये लोग जैन धर्म से भी रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो सीतन वासल चित्रों की क्या विशेषताएं हैं, इस पीडीएफ में एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कहाँ है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 या 24 कर लो यार, क्वेश्चन नंबर पे मत जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 है वैसे ये। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक निकाय है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर डिफरेंट हो सकते हैं बट क्वेश्चन जो आपको समझ में आ रहा है उस पर जो नंबर लिखा है आप वो भी दे सकते हो। रेशम रात को टाइम रहता है बेटा 8:30-9 बजे, टेलीग्राम पे एक बार चेक कर लिया करो और हमारे लाइव सेक्शन पे चेक कर लिया करो, उससे शेड्यूल कास्ट आपको शेड्यूल या आपकी जो क्लास होने जा रही है वो मिल जाएगी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सांविधिक निकाय है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हेमलता ने दिया है डी। सही आंसर है बी। बी जिन्होंने दिया अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए, बहुत सही। लेकिन उसके साथ में भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय से मतलब क्या है, जिसका संविधान में उल्लेख हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इसको उपबंध किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग के लिए कौन सा अधिनियम है, 2005। यह सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, केंद्रीय सूचना आयोग। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में ये रही डिटेल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता 1937 में मुंबई में स्थानांतरित हो गया था, कार्यालय यानी ऑफिस। अब चौथा ऑप्शन है यूजीसी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1953 में किसके द्वारा की गई थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। इसका जो एक्ट है 1956, 12 ए की धारा, धारा कौन सी है, 12 ए के तहत इसे एक वैधानिक संस्था
यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माना गया। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लो बेटा, बाद में मैं सारी चीजें आपको बताती जाऊंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। अभी पहले क्वेश्चन पे फोकस करिए वरना ये भी नहीं याद रहेगा। ये पीवाईक्यू नहीं है, ये पीवाईक्यू नहीं है, ये न्यू क्वेश्चन है जो प्रिपेयर किए गए हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सिलेबस कौन सा? बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। आपको नए नहीं लग रहे हैं ये क्वेश्चन? आपको कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन को देख करके क्या लग रहा है आपको? इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ रहे हैं, ये आप समझ लो, इसलिए इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड दोनों ही है ये। जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को क्या कहा जाता है? साबिया नए लग रहे हैं ना? ये नए ही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर इज, थैंक यू जुल्फी, और ये एग्जाम में आएंगे आपके, देख लेना। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी है, याद रखिए। जब हम डायरेक्टली जाते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, तो वहां पर जो हमारा डेटा कलेक्शन होता है वो प्राइमरी होता है। लेकिन अगर किसी ने डेटा कलेक्शन पहले कर लिया है, उसको हम यूज करें, तो वो क्या होता है? सेकेंडरी डेटा होता है। प्राथमिक आंकड़ों को यानी प्राइमरी जो डेटा होता है उसको कलेक्शन की कितनी टेक्निक्स होती है। यानी अगर आप प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने जाते हो तो आप डायरेक्ट व्यक्तिगत, डायरेक्ट इंडिविजुअल कलेक्शन कर सकते हो, इनडायरेक्ट वर्बल कर सकते हो, संवाददाताओं से प्राप्त कर सकते हो, स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कर सकते हो, सूचना देने वाले से क्वेश्चनियर द्वारा करवा सकते हो, या फिर प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरा जा सकता है। प्रगणकों यानी इन्विजिलेटर के द्वारा भी जो अनुसूचियां हैं जो यहाँ पर, उसको भी भरवाया जा सकता है। तो ये भी आता है आपका सुपर से भी ऊपर। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मजा ना आ जाए एग्जाम में तो कहना, अगर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा तो यकीन मानो इसमें से फंसेगा। 20 का ऑप्शन आपके सामने ये रहा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय है। यहां पर मैं एक, मान लीजिए मैंने अगर 30 या 40 क्वेश्चन कराए हैं लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, एक्सप्लेनेशन अगर आपने पढ़ लिया, समझ लो यहां से 100 क्वेश्चन तैयार है आपके। आज की क्लास से 100 क्वेश्चन तैयार। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है सी। मैंने आपको बताया था कि आपसे योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा ही आएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अधीन 17 अगस्त 1995 को की गई थी। ऐसे ही योजना है ये। आपके कौन से क्वेश्चन है? करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है ये वाले। अब आई ना समझ में कैसे जनरल अवेयरनेस आती है। क्वेश्चन नंबर 21, इसको मत देखिए, जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको देखिएगा। 21 टाइम स्टार्ट हो गया अब। थैंक यू योगेश। अब बस अच्छे से आप लोग एग्जाम दे के आना नजर, ठीक है? तो फिर मुझे बताना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। विचारों और कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का एक कौशल किसका उदाहरण है? ये जो चीज आपको दी गई है, कुछ समझ में आ रहा है? एनालिसिस, सिंथेसिस, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, किसी की थ्योरी में, किसी में पढ़ी हुई है ना आपने? 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंथेसिस यानी संश्लेषण। विचारों एवं कथनों के उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल संश्लेषण का एक उदाहरण होता है। ये किसके अंतर्गत पढ़ा है आपने? ब्लूम थ्योरी में पढ़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 22,
कैलकुलेशन ऑफ मीन्स, मध्यांक की गणना के संदर्भ में कथनों में कौन सा सही है? आंसर करिए, क्वेश्चन आपके सामने। वेरी गुड सत्येंद्री। बस जल्दी से वीडियो को बेटा लाइक भी करते रहना, जल्दी से लाइक करना अगर अच्छी लग रही हो क्लास। कैलकुलेशन ऑफ मीन्स, याद रखिए रिसर्च स्टैटिक्स, क्योंकि हम लोग कम पढ़ते हैं तो ये लोग इस समय उसको भी पकड़ के बैठे हुए हैं। तो यहां पर उसके बारे में एक क्वेश्चन है, अभी मैं आंसर भी दिखाऊंगी इसका। 22 क्वेश्चन नंबर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पवन सही आंसर दिया बेटा। ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 3 तीनों ही आंकड़ों का वितरण समान है, प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण है, शुद्धता विश्वसनीयता की आवश्यकता है मध्यांक की गणना के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शिक्षण के द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है, उसके कैसे पता लगता है कि उसमें कोई परिवर्तन आया है? सही आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर 1, उसके एटीट्यूड से। उसका एटीट्यूड बताता है कि उसे उस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, संगणक में, यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है? संगणक होती है ना। एफटीपी का क्या मतलब होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एफटीपी। मान लीजिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो एफटीपी का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी बी। ये क्या है? मानक नेटवर्क के प्रोटोकॉल हैं जिसका उपयोग टीसीपी आईपी नेटवर्क पर फाइलों को ट्रांसफर या स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ क्या होती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट? ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक चैनल के द्वारा यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या। बैंडविड्थ, अगर आपसे एक स्टेटमेंट ये रहा, दूसरा स्टेटमेंट ये रहा, पहला स्टेटमेंट आ सकता है कि या तो ये क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम, या ये आएगा कि बैंडविड्थ को डेटा की मात्रा के रूप में मापा जाता है जिसे विशिष्ट समय में एक नेटवर्क के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ट्रांसफर या स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कि यह बिट प्रति सेकंड के रूप में मापन करता है, सही है या नहीं? तो बैंडविड्थ के बारे में ये पूरी चीजें, दीपिका अभी ये जो क्वेश्चन देख रहे हो इसको देखकर कितने लोगों को लग रहा है कि सेम पैटर्न में वही पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम में आता है? जल्दी से वो लोग बताओ, जरा एक बारी थम्स अप कर दो, एक बारी बताओ जो आज आप लोग देख रहे हो, जो क्वेश्चन देख रहे हो, वो क्वेश्चन रिलेट करते हैं आपके एग्जाम के लिए। जिन्होंने पहले एग्जाम दिया वो अच्छे से बता पाएंगे। निशा, आते हैं ना?
ऑल इन वन ज्योग्राफी। चिराग, ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट भी होते हैं, जो पूछे जाते हैं बार बार। पवन, यशिका, साबिया, यशिका, चलो वेरी गुड पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने 26 क्वेश्चन नंबर, ये रिलेट करते हैं आपके, मतलब सोचो। गुड क्वेश्चन है जुल्फिकर, वेरी गुड बेटा। शीला, अंजलि, सोनाली, राधा, चलो मनीषा, क्वेश्चन नंबर 26 कौन पहले आंसर करेगा? कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है? ओ माय गॉड, क्वेश्चन ही घुमा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल साइट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? हेलो बबलू, आंसर करो बेटा, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। प्रियंका ने कहा है सी आंसर, सही है कि नहीं चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर है सी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी सोशल साइट है, जबकि याहू क्या है? सर्च इंजन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अतेंद्र, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा आपके लिए, आंसर करिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 क्वेश्चंस हो रहे हैं अब। आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट अप। संगणक के भंडारण के संबंध में टीबी का क्या अर्थ होता है? टीबी का क्या मतलब है कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में? सही आंसर टेराबाइट, बिना कहे आंसर किया है। जरा ध्यान से देखिए, केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट, पीबी पेटाबाइट, ईबी एक्साबाइट और जेडबी जेटाबाइट। अभी योटाबाइट भी आ चुकी है, योटाबाइट भी आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए 28 और टाइम स्टार्ट अप। भूलना नहीं है, बस दिमाग को शांत रख के आंसर करो, आंसर आ जाएगा। दिमाग को शांत रखिए अपने, बस। क्वेश्चन जैसे वो घोड़ा होता है ना, घोड़े को एक सीध में कर दिया जाता है, अपने दिमाग को वैसे ही सीध में रखिए। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? हॉट मीडिया, कूल मीडिया के एग्जाम्पल बहुत कंफ्यूज करते हैं। कल और भी क्वेश्चन लेकर आने वाली हूं, अभी ये देखते चलो। 28 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर। याद रखिए मैचिंग आती है इसमें। इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, मेमोरी कौन सा है? तो कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर इनपुट है। आउटपुट जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। 29 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में किसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है? +5 सम्मेलन इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट अर्थ समिट। पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में जो पहला प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है, उसे ही +5 सम्मेलन कहा जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन से 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 5 समझौते हुए। कौन से 5 समझौते हुए इसमें? पढ़ लीजिए, +5 सम्मेलन किसे कहते हैं, ये कब हुआ? पहला सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पे, दूसरा समझौता जैविक विविधता पे, सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन संरक्षण पे, घोषणा पत्र पे और एजेंडा 21। अर्थ समिट का दूसरा नाम एजेंडा 21 भी है।
क्वेश्चन नंबर 30। वंदना, अच्छे लगे क्वेश्चन? यही मैं कह रही हूँ कि आप लोग बताओ कि वैसे है कि नहीं है, क्योंकि मैंने काफी सर्च करके ये क्वेश्चन लाई हूं यहाँ पे आज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस? और इसका सिर्फ क्वेश्चन नहीं है बेटा, आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लोगे ना, तो भी समझ लो आपका काफी कुछ हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर पहले नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 30। सही आंसर है सी, एगेरिकस। अगेरिकस एक खाद्य कवक है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर, हाइपोग्लाइसेमिक और अन्य रोगों को रोकने वाले यौगिक पाए जाते हैं। ताजा और सूखा दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है और इसमें बादाम जैसी गंध आती है। 31। चेरनोबिल के बारे में मैं उस समय बात कर रही थी और चेरनोबिल आ गया है। देखिए, चेरनोबिल त्रासदी बहुत बड़ी थी, इसलिए यहां से क्वेश्चन तो बनता ही है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, चेरनोबिल के बारे में मैंने बताया था, ट्रेजेडी वॉज रिलेटेड। लास्ट दिन तुक्का वाली क्लास भी कर देंगे, बिल्कुल। थैंक यू श्रद्धा। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, रेडियो एक्टिव रेडिएशन। ध्यान से देखिएगा, 86 में यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र की घटना हुई थी, रिएक्टर प्रणाली से संबंधित। चूक हो गई थी, गलती हो गई थी। संयंत्र में भाप से उत्पन्न विस्फोट और आग के कारण रेडियोधर्मी विकिरण यूरोप के विभिन्न भागों में फैल गया था। चेरनोबिल त्रासदी एक अनोखी और वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा के इतिहास में एकमात्र ऐसी घटना है जहां विकिरण से संबंधित, यानी रेडियो एक्टिव से संबंधित, रेडिएशन से संबंधित मौतें हुई थी। 32 क्वेश्चन नंबर, एनटीए के फेवरेट क्वेश्चन है आज तो आपके सामने। एनटीए कहीं देख ना ले, कोई बात नहीं रंजना। संजना, मैं करवाती हूँ इस क्वेश्चन को भी, जो आपका आरसी है ये भी मैं करवाती हूँ। कल मैंने वैसे बताया था आरसी के बारे में। रंजना, गंगा एक्शन प्लान कब आया था? नए क्वेश्चन लग रहे हैं, है ही है नए क्वेश्चंस, बट एग्जाम से रिलेटेड ही है, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, यहां से भी आ सकता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, या यहां से भी आ सकता है। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, मैम ने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उसको भी देखना है। गंगा एक्शन प्लान पहली नदी कार्य योजना थी, कब आई थी? 1985 में। किसके द्वारा लाई गई थी? पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? जल अवरोधन, डाइवर्जन, घरेलू सीवर्स का उपचार, पानी की गुणवत्ता में सुधार, विषाक्त यानी जो गंदगी है, औद्योगिक रासायनिक कचरा है, नदी में फैलने से रोकना। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, इसका गठन भारत सरकार ने 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन सा है? 86 की धारा 3 के तहत किया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसी में किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा मिला? गंगा को। नमामि गंगे अभियान आया 2014, राष्ट्रीय गंगा परिषद 2016। यानी क्वेश्चन एक है, लेकिन देखिए कितनी चीजें आपको तैयार कराई जा रही हैं। यहां से कितनी, गंगा एक्शन प्लान के अलावा हमने गंगा एक्शन प्लान कब आया, किसके द्वारा लाया गया, उसके उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, नमामि गंगे स्कीम कब आई, राष्ट्रीय गंगा परिषद कब आया, किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। मतलब आप ये सोचो कि अगर एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो कितने आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। अरे यार, इसका तो मैंने आंसर ही दे दिया खुद ही पहले ही। ओहो, जल्दबाजी में यही गलती हो जाती है। सही आंसर सुभाष चंद्र बोस है भाई। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द इंडियन स्ट्रगल, क्योंकि हमारे भारत की आजादी से संबंधित है, इस वजह से यहां सही आंसर सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 34।
एडमिट कार्ड अभी नहीं दिख रहा है, एडमिट कार्ड आएगा अभी, हो सकता है रात को या कल तक आएगा, या परसों भी आ सकता है। अभी उन्होंने सिटी इंटीमेशन दे दिया है, एडमिट कार्ड एग्जाम से 102 दिन पहले ही आएगा। अभी तो सिर्फ ये बताया है कि आपके कौन सी सिटी में एग्जाम है। मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को किसने प्रतिपादित किया? सबको पता है, इसका सही आंसर है ब्लूम। ब्लूम महोदय ने 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया। 3 डोमेन है, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर, 3 डोमेन है ब्लूम टेक्सोनॉमी में। 34 के बाद सही आंसर करना है 35 का। नेक का फुल फॉर्म क्या है? सिटी सेंटर आ गया, एडमिट कार्ड एग्जाम से 102 दिन पहले ही आएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेक? अब नेक के बारे में सिर्फ यहां पर मैं आपको फुल फॉर्म नहीं बताने वाली हूं, इसका डिटेल भी बताऊंगी। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है 35 का सही आंसर डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। कब आया था? 1994 में। कहां पे स्थापित है? बंगलुरु में। किसके लिए था? उच्च शिक्षा और अन्य शिक्षा संस्थानों के आकलन और प्रत्यायन के लिए। असेसमेंट और एक्रीडेशन के लिए था 1994। यहां से मैचिंग आती है कभी कभी कि मान लीजिए नेक किसके लिए था, या कहाँ कौन से ईयर में आया, या इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। 36 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 36। एनडीए वाले मेरे क्वेश्चन को चुरा कर ही बनाएंगे पेपर, हाँ सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 68 में आई थी 24 जुलाई 1968 में, लेकिन सिर्फ हमें इसी से ही मतलब नहीं है, इतने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। किसके रिकमेंडेशन पे आई थी ये? सामने आपके इस क्वेश्चन का पूरा पूरा आंसर है। किसके रिकमेंडेशन पे? कोठारी आयोग के रिकमेंडेशन पे आई थी। कोठारी आयोग का टाइम था 64-66। पहली राष्ट्रीय नीति कोठारी आयोग के रिकमेंडेशन पे आई थी। इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या था? असमानता को दूर करके सभी वर्गों को शैक्षिक अवसर की बराबरी देना। कौन सी नीति के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था? तो वो था पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 37। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण को जाना जाता है। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए विद एक्सप्लेनेशन, जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका डिटेल देखिएगा। 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सक्षम। सक्षम एक ऐसा पोर्टल है जहां पे महिलाओं को सशक्तिकरण, डायनामिक पोर्टल ऑफ यूजीसी दैट एम टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन कैंपसेस इज नोन एज सक्षम।
सक्षम विश्वविद्यालय आयोग ने महिलाओं में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास विश्वास बढ़ाने सुरक्षित वातावरण के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की। ई सार्ट क्या है? यूजीसी के द्वारा शोध हेतु छात्र छात्राओं की आर्थिक सहायता, शोध की गुणवत्ता बनाने के लिए जो अनुदान यानी कि जो डोनेशन या दिया जाता था, इस अनुदान राशियों को सुविधाजनक रूप देकर एक नया मंच तैयार किया गया, ई सार्ट। ई सार्ट का फुल फॉर्म ई स्कॉलरशिप फेलोशिप अवार्ड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, फेलोशिप देने के लिए है ये ई सार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहां पे होता है? चिराग अभी बस थोड़े ही क्वेश्चन रह गए, कर लो कंप्लीट क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर लो, थोड़े ही बचे हैं। स्वयं के बारे में सबने सुना है, सिस्टम एनालिसिस भी हो सकता है सुना हो, एसएसटी और FIACS क्या चीज है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बधाई हो, आप लोग गलत है। ए किसने दिया है? दिया है किसी ने, ललिता ने दिया है ए ऑप्शन, बाकी सबने डी दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, आंसर गलत हो गया आपका। शिक्षक के कार्यों का ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम द्वारा होता है। FIACS का फुल फॉर्म है फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। यह एक अवलोकन टेक्निक है जो कक्षा की अंतःक्रिया को 10 श्रेणियों में संग्रहित करती है और शिक्षकों के केवल मौखिक व्यवहार को मापती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा संगणक के सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण है? तुक्का लगा रहे हो भाई, क्या बात है, तुक्का लग रहा है। रेखा, श्रुति, साबिया, वंदे भारत। Which of the following is an example of system software of a computer? आपने कहा है बी, सही आंसर है बी, बिल्कुल ठीक बात है बी। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का एक ऐसा समूह है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण विंडो 98 XP, विंडो विस्टा, विंडोज 10। क्वेश्चन नंबर 40। ये किसी ईयर के क्वेश्चन नहीं है, ये न्यू क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, न्यू क्वेश्चंस है। देखिए PYQs की क्लास तो मैं दोपहर में ले रही हूँ, 2-2:30 बजे क्लास होती है, आप लोग PYQ की क्लास अलग अटेंड करिए। बट MCQ की क्लास जो होती है वो मैं रात को लेती हूँ। और ये जो MCQs होते हैं ये न्यू होते हैं, यानी एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, यानी नए क्वेश्चन भी हैं पुराने क्वेश्चन भी है हमारे पास। 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1024 GB। मेमोरी वो भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी है जो प्रदर्शित करती है कि कितना स्टोरेज किया जा सकता है। सबसे छोटी मापक इकाई है बिट। 8 बिट इक्वल टू कितना होता है? 1 बाइट, 1025 बाइट, 1 KB, 1024 KB, 1 MB। सेम ऐसे ही 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट के बराबर होती है। इसको स्टोरेज को रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41। In a reference to computer, what is cookies?
देखिए मैं डेली बेसिस पे आपको पीवाईक्यू, आज आपने पीवाईक्यू भी किया होगा, 40 से 50 क्वेश्चन वहां पर भी करवा रही हूँ डेली बेसिस पे पीवाईक्यू। सेम ऐसे ही मेरी एमसीक्यूज का भी जो टारगेट है 40 से 50 क्वेश्चन है, तो ये 41वां क्वेश्चन है यहाँ पे। 41 का सही आंसर है बी, टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउजर से सूचना को प्राप्त करके सूचना देती है। कंप्यूटर के संदर्भ में कुकीज एक प्रकार की टेक्स्ट फाइल है जो वेब ब्राउजर से सूचना देती है। ये यूजर के इंटरनेट इस्तेमाल के अनुभव को बेहतर बनाने का काम करती है। यूजर की जो हिस्ट्री होती है ना, जो उसके सिस्टम पे होती है, यानी अगर आपने अमेजोन को सर्च किया तो कुकीज क्या करती है, वो पता लगाती है, फिर कोई साइट अगर आपसे परमिशन मांगती है तो ये इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है ना, तो उससे क्या होता है, आपके रेलेवेंट कंटेंट को उपलब्ध कराने में मदद होती है। 42 क्वेश्चन नंबर, मॉडेम प्रसारण के किस कार्य में प्रयुक्त होता है? मॉडेम इज यूज फॉर विच पर्पस इन द ट्रांसमिशन? योगेश बस बेटा जल्दी जल्दी करा रही मैं। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, असिंक्रोनाइज। मॉडेम डिजिटल अनुवादक के रूप में भूमिका निभाता है जो केबल फाइबर या टेलीफोन लाइन से सभी सूचना संकेतों को प्राप्त करने में मदद करता है और आपके पीसी के लिए सुलभ रूप में परिवर्तित कर देता है। इसका प्रयोग डेटा ट्रांसफर के लिए होता है, सिंक्रोनाइज भी असिंक्रोनाइज भी। क्वेश्चन नंबर 43 जल्दी से आंसर करिए, इसके लिए मिलेंगे सिर्फ 15 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा ई व्यापार प्लेटफॉर्म द्वारा व्यापार ही नहीं होता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेलीग्राम। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेलीग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 जल्दी से आंसर करिए। जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अधिक पाई जाती है? 44 क्वेश्चन नंबर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स। आंध्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा, उच्च तापमान के कारण अधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए कैसा एग्जाम में आ सकता है। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में कौन सा सही है? In reference to environment pollution, which of the following is correct? Select the correct answer. 45, थैंक यू शीला। बस आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे, बस यही मेरी मेहनत का फल होगा। 45 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। और गॉड रूप में कौन होते हैं? प्रकाश प्रदूषण, रेडियोधर्मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 जल्दी से आंसर करिए, बस कंप्लीट ही होने वाला है। कल और कितने लोग चाहते हो कि क्वेश्चन, कल चाहते हो कि नहीं? थैंक यू विनोद। कल भी आप लोगों को ऐसी क्लास चाहिए जिसमें कि आपको नए क्वेश्चन मिले। पीवाईक्यू तो मैं दोपहर में ही करवाऊंगी, जून 2023 के क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं, तो दोपहर में आप लोगों ने ध्यान से क्लास अटेंड करनी है। सब लोग प्लीज, आई रिक्वेस्ट, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों ही ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी तो आप जल्दी ही ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, तो दोपहर को 2 से 2:30 आप लोग एक बार रेडी रहना। ठीक है, और बाकी रात को 8:30 से 9। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी,
22 मई। जैव विविधता के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस है? तो 22 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में जैव विविधता के मुद्दों पर समग्र जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया था। थीम क्या थी वो तो पढ़ ही लेना। 47 क्वेश्चन नहीं है, कंप्लीट करते हैं यहाँ पे 46 क्वेश्चन। याद रखिए मैं जो भी क्लास लूंगी उसमें मेरा टारगेट 40 से 50 क्वेश्चन होगा, चाहे वो हमारा PYQ हो चाहे वो MCQs हो। तो तैयार है कल की क्लास के लिए मीना? जो लोग दिन में नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, मैं यहाँ से वीडियो डिलीट नहीं करती हूँ, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने मैं एक बारी टेलीग्राम लिंक शेयर कर देती हूँ, और वहां पर मैं अभी आपको इसका PDF भी लिंक प्रोवाइड करूंगी, तो आप लोग सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लो। मैं 1 मिनट लिंक आपको दे देती हूँ। ठीक है, जो भी अभी तक जुड़े नहीं हैं वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जाने से पहले अपना फीडबैक जरूर देंगे, कैसी लगी आपको क्लास। ठीक है, चलिए ये चैनल का लिंक ये रहा आपके साथ में, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है भाई, मोटिवेशन के लिए कितने भी मोटिवेशन स्पीकर देख लीजिए, मोटिवेशन के लिए कितने भी मोटिवेशन स्पीकर देख लीजिए, लेकिन मोटिवेशन आएगा कब, जब हम अपने अंदर मोटिवेशन जगाएंगे। इसलिए किसी से उम्मीद मत करिए कि कोई हमें खुश रखे, क्योंकि हमें खुश रखने वाला कौन है, हम खुद हैं। अपने आप को मोटिवेट करने वाले कौन है, हम खुद हैं। इसलिए अपने आप से बार बार कहिए कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, और करके ही रहेंगे। ठीक है जी, अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ये PDF थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम पे मैं लिंक शेयर करती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट।